अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाही किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 56। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। आखिरकार प्रीत सांस से मिल तो चुकी थी, पर ये मिलन भी अधूरी ही रही। इस मिलन का कोई मतलब ही नहीं बनती। प्रीत इतने साल तक आस लगाए बैठी थी कि एक झलक वो सांझ की देखेगी, उसे हक करेगी, उससे बहुत से बातें करेंगे जो अधूरे रह गए थे। पर वक्त का मारा, सब कुछ ऊपर वाले के हिसाब से ही होते। चाहे हम कुछ भी सोच ले, हमारी हिसाब से कुछ भी नहीं होते। और आज भी प्रीत के साथ वही होती है। जैसा वो सोची थी वैसा कुछ भी नहीं होती है। वो अंदर से टूट चुकी थी, बस इस टूटने का कोई निशान नहीं थे। जैसे कि कांच अगर टूटते हो ना, तो कांच के बहुत से टुकड़े होते हैं, पर इस प्रीत की कोई टुकड़े हुए नहीं थे। चुप से कार में बैठी हुई थी। कुछ देर देर में उसकी आंखों से बस एक दो आंसू गिर रहे थे, जो बड़ी लाजमी से पोंछ भी लेती है। ये लोग होटल पहुंच जाती है। जैसे होटल पहुंचती है, आयशा प्रीत की ओर देखती है और बोलती कि प्रीत, तुम ठीक हो ना? प्रीत कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास जवाब थी ही नहीं। इस सवाल का जवाब वो क्या देगी कि नहीं, मैं पूरी की पूरी टूट चुकी हूँ, मुझ में कुछ बची ही नहीं। कुछ नहीं बोलती है। वो बस अपना सर हिला देती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो चुप से वहाँ से वॉशरूम की ओर चली जाती है। आयशा को इतनी गुस्सा आती है, वो युवराज के फ़ोन पे कॉल किए जा रही थी। युवराज बस सांझ की पीछा कर रहा था। उसके फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए थे, तो वो एकदम से रिसीव करता है, और जैसे ही रिसीव करना और आयशा बरस पड़ना। तुम खुद को समझते क्या हुआ? समझता क्या है? क्या मजाक बना है? मतलब हद होती है युवराज। तूने दोस्ती का मजाक बना के रख दिया। तभी युवराज बोलती है, यार बिना कुछ जाने इस तरह से मुझे बातें सुनाना बंद कर दो। ये बातें सुनाना मेरे बस में हो ना युवराज, तो मैं तेरा जो हाल करती ना, सच में आज से ना हम दोनों दोस्त नहीं है। तब एकदम से युवराज बोलते कि यार हर चीज़ में दोस्ती को क्यों तोल देती है तू? मुझे नहीं पता सांझ यहाँ पे थी, सच में नहीं पता। उसी दिन पता चला था जब मैं यहाँ पे आया था, उसी दिन पता चला था। तब से लेकर मैं उससे कांटेक्ट करने की हर वो तरीके से कोशिश कर रहा था, पर उसने कभी खुद तक पहुँचने ही नहीं दिया। आज उस बहुत कोशिशों करने के बाद हमसे थोड़ी एक बार बात हुई थी, जब वो ये कही थी कि वो मुझसे मिलेगी, पर कहाँ पे और कब ये वो तय करेगा। और आज के दिन ही उसने चुनी थी, और ज़्यादा बात भी ना हुई थी। यार सच बोल रहा हूँ, मुझ पे यकीन तो रख। मैं तेरी भावनाओं को समझता हूँ, और मुझे पता है कि प्रीत की जो कंडीशन है। तभी एकदम से आयशा बोल पड़ी कि खबरदार युवराज, प्रीत के बारे में ना तो कुछ ना ही बोल तो बेहतर है। वो इंसान है या क्या है? वो उसकी दिल है कि पत्थर? वो लड़की जो 3 साल तक उसकी राहों देखते देखते अपनी आंसू को सूख ली थी, आज जब उसके सामने थी, मैं खुद थी। मैं गवाह हूँ प्रीत की हर वो आंसू की। और उसने इस तरह से बर्ताव करी। यार दुश्मन भी कोई दुश्मन के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करती है। वो जिस तरह से करी है, मुझे उसका नंबर चाहिए। तभी युवराज बोलती कि मैं नहीं दे सकता। भाई साहब, आयशा को और ज़्यादा गुस्सा आती है, बोलती कि आई स्वेर युवराज, मुझे 2 दिन नहीं लगेंगे उसका नंबर निकालने में, पर मैं सही तरीके से तुझसे नंबर मांग रही हूँ। मुझे उसका नंबर चाहिए। तू दे रहा है कि नहीं, बस इतना जानना है मुझे। तभी युवराज बोले कि यार तुम दोनों के बीच हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? उसने देने से तो बोल के उसकी बात को साइड में रख युवराज।
हमेशा उसके हिसाब से चीज़ें चल नहीं सकते, मैं नहीं दे सकती हमेशा उसके हिसाब से। उसने अब तक जो करी है ना, उसका हर एक जवाब मुझे चाहिए। भले ही प्रीत को नहीं चाहिए, वो उसकी मैटर है, पर मेरी हर एक सवाल का जवाब सांझ को देनी पड़ेगी। मुझे उसका नंबर चाहिए। युवराज बहुत उसको समझाने का कोशिश तो करता है, पर आयशा भी अपनी जगह पे ठीक ही थी। आखिरकार युवराज जो था वो हार के नंबर दे देता है, और जो आयशा है वो युवराज के कॉल डिस्कनेक्ट करती है, और तुरंत वो जो नंबर उसे मिली थी उसी नंबर पे वो कॉल करती है। पर सांझ इतनी तेज़ी से वो ड्राइव कर रही थी कि युवराज पकड़ नहीं पाता है सांझ को। वो एक सुनसान जगह पे जाके खड़ी हो जाती है, एक लेक साइड पे जाके वहाँ पे खड़ी होती है, कार से उतरती है और एक किनारे पे आके बैठ जाती है। अपनी पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकालती है, लाइटर से सिगरेट को जलाती है और बस सिगरेट की वो पफ ले रही थी, और जो धुएं थे वो हवाओं के साथ एकदम से घुल रहे थे। बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी फ़ोन पे बार बार रिंग हो रही थी। वो नंबर की ओर देखती और शायद उसे आभास हो गई थी ये किसकी नंबर है, तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी थी। केवल डिस्कनेक्ट ही नहीं, वो नंबर को ब्लैक लिस्ट पे डाल देती है। इस चीज़ से आयशा को तकलीफ़ होती तो है, पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आती कि वो अपनी फ़ोन दे मारती है दीवार पे कि हाउ डेयर शी कि उसने मेरी नंबर ब्लैक लिस्ट कर दी। आई स्वेयर सांझ, जिस दिन तू मुझे मिलेगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो वादा रही है मुझसे खुद ही से। फिर वो उस चीज़ से हट के आयशा वॉशरूम की साइड पे खड़ी हो जाती है और नॉक करती है और बोलती है कि कब तक तुम्हें ये शावर के नीचे खड़ी रहनी है प्रीत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा ख़राब मत करो, स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन कोई जवाब नहीं आती। आयशा बार बार बोलती कि प्रीत बाहर निकल आओ, लेकिन लगभग 1 घंटे तक प्रीत वॉशरूम में रहती है। शावर के नीचे खड़ी थी, आंसू निकल नहीं रहे थे, बस शायद अपनी दिल में जो हो रहे दर्द का सैलाब को वो उसी शावर के पानी से बुझाने की कोशिश कर रही थी। 1 घंटे बाद वो जैसी निकलती है तो जो आयशा है वो देख के शॉक्ड हो जाती है। प्रीत की पूरी जो फेस है वो लाल हो चुकी थी, आंखें लाल हो गई थी। वो बोलती कि क्या कर लिए तुमने? प्रीत बोलती कि देख कुछ नहीं करी है, वो हम कल जा रहे हैं ना। आयशा बोलती कि पर कि दी प्लीज़ कल की फ़्लाइट कर लो आप, हम कल कल ही जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे और नहीं रुकनी है, मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही है। आयशा कोई जवाब दे ही नहीं पाती है। वो कुछ करती है और बोलती कि ठीक है मुझे थोड़ी सी वक्त दो। प्रीत चुपचाप जाके अपनी बेड पे बैठ जाती है, कुछ सोच रही थी। और इधर आयशा आखिरकार वो फ़्लाइट बुक कर लेती है और एकदम से प्रीत के पास आती है और बोलती कि प्रीत अब पर ठीक दी वो बुक कर लिए टिकट? देखिए हाँ हो गई है, मुझे थोड़ी सी सोनी है, क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ? आयशा बेबस थी, वो कोई जवाब दे नहीं पाती है। प्रीत चुप से आयशा की गोद में सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आयशा उसके सर पे सहला रही थी, आयशा की आंखों से आंसू आ रही थी, ये तो नहीं चाहती थी वो सहला रही थी प्रीत के सर पे। देखते देखते बहुत देर हो चुकी थी। अब प्रीत सो रही थी कि नहीं आयशा को नहीं पता, पर आयशा सो गई थी। दूसरी ओर जो सांझ है वो अब भी उसी लेग साइड में बैठी हुई बस सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही थी। तभी वहाँ पे एकदम से एक लड़की आती है और आके उसके शोल्डर पे टैप करती है, बोलती कि मैम। सांझ को मानो कि उसकी ध्यान एकदम से होश मतलब वो ध्यान से बाहर होती है और पीछे की ओर देखती है, तो उस लड़की को देख के वो खड़ी हो जाती है। बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
मैम वो मैं आपको कब से कॉल कर ही जा रही हूँ, आप फ़ोन उठा नहीं रही हो, तो मजबूरन मुझे आपकी नंबर टैग करनी पड़ी। सांझ एकदम से चिल्ला पड़ती है, बोलती कि मना करी ना ये सब, ये हरकत मत करो। एक बार भी तुम बात समझ नहीं पाती हो क्या? दिमाग में बात नहीं जाती? आई एम सॉरी मैम, पर ज़रूरी थी। क्या ज़रूरी थी? मैम वो क्लाइंट की जो केस थे हम हैंडल कर रहे थे, उसमें कुछ इशू है, तो क्लाइंट आपसे बहुत इमरजेंसी बात करना चाहते थे, तो मुझे आपको कॉल करनी पड़ी, पर आपकी नंबर लग नहीं रही थी, तो मजबूरन मुझे करनी पड़ी। तुम मेरी असिस्टेंट हो तो वैसी ही रहो, कुछ और बनने की कोशिश भी मत करा। तभी वो लड़की बोलती कि मैं कुछ और बनने की कोशिश कर भी नहीं रही हूँ, आपको पता भी है आप किस तरह से बर्ताव कर रही है। और ये सब क्या है, डॉक्टर ने मना की ना आपको ये सारी चीज़ करने के लिए, फिर भी क्यों कर रही है? तभी बोलती कि वो शट अप, ओके, स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम्हारी ये सारी चीज़ ना मुझे चाहिए नहीं है। कि मैम मैं कंसर्न की वे में बोलती हूँ, तुम्हारी कंसर्न तुम अपने पास रखो ना, मेरे लाइफ से जुड़ने की कोशिश भी मत करना पायल। मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब नहीं समझाऊंगी। तभी वो लड़की, वो एक्चुअली सांझ की असिस्टेंट थी, उसकी नाम पायल थी, तो वो बोलती कि मैम मैं अपने दायरे पे ही हूँ, आप अपनी होश में नहीं हैं, हमें अभी यहाँ से निकलनी चाहिए। तभी एकदम से सांझ बोली कि तुम होती कौन हो मुझे ये राय देने वाली कि मुझे कब क्या करनी चाहिए क्या नहीं? तुम्हारी दिमाग में बात जाती नहीं है क्या? कान खराब है, सुनाई नहीं दे रही है? जस्ट लीव मी अलोन, मेरी जब मन होगी मैं यहाँ से चली आऊँगी, जस्ट गो होम। वो लड़की कुछ देर तक वहीं पे तो रहती है, और सांझ बस सिगरेट पे सिगरेट ख़त्म कर ही रही थी। अब वो फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी क्योंकि युवराज का भी कॉल आ रहे थे। वो लड़की काफ़ी देर तक वहाँ पे इंतज़ार करके हार के वहाँ से चली जाती है, और जैसे वो लड़की चली जाती है सांझ एक बार पीछे मुड़ के दिखती है, और वो एकदम से ज़मीन पे हाथ मारती है और एकदम से चीख मारती है कि वाई मी, हर वक्त क्यों मैं, क्यों मुझे हर चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्यों बचपन से लेकर अब तक बस वही करते आई हूँ, ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़, हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़, और आज अपनी प्यार के लिए भी मैंने कंप्रोमाइज़ ही करी। क्यों? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? ज़िंदगी की आखिरी मुकाम पे आके भी मुझे कंप्रोमाइज़ ही करनी पड़ रही है, और कब तक? मैं थक चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ। वो रो रही थी, उसके आंखें ज़मीन पे गिर रहे थे, वो अपनी हाथ की ओर देखती है, वो रुमाल अब भी बड़ी सख्ती से बांधी हुई है। वो देखती है, वो रुमाल को खोलती है, और उसी रुमाल को वो अपनी फॉरहेड के साथ लगा लेती है। देखिए, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, मुझे कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी नहीं। मुझे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसकी सोच किसी ने भी नहीं करी होगी, जो किसी ने भी नहीं सोची होगी, मुझे वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो रो रही थी। जब उसका रोना ख़त्म होती है, वो पूरी तरह थक चुकी होती है, रोकर वो उठती है वहाँ से, और अपनी कार लेके वो वापस कहीं चली जाती है। कहाँ जाती है नहीं पता, फ़ोन अब भी उसकी स्विच ऑफ ही होती है। दूसरी ओर आशा थोड़ी देर के लिए सो तो गई थी, पर अगले ही पल उसे बहुत डरावना वाली सपना आती है, और वो एकदम से घबरा के उठती है। जैसी उठती तो देखती है, आप जो प्रीत है उसकी गोद में सर नहीं रखी है, तो वो डर सी जाती है, और वो इधर उधर ढूंढने लगती है कि प्रीत का कहाँ हो तुम? तभी उसकी नज़र जाती है विंडोज़ के पर्दे को पकड़ी हुई प्रीत खड़ी थी। तब जाके उसकी जान में जान आती है, और वो एकदम से जाते हुए, पागल हो गई हो क्या, यहाँ पे क्या कर रही हो? प्रीत एकदम नॉर्मल बर्ताव करती है कि दी क्या हो गई आपको, मैं ठीक हूँ, और ये इतने पसीने क्यों आए हुए हैं? आशा एकदम से कस के प्रीत को गले लगा लेती है और बोलती है प्लीज़
वैसी वैसी कोई हरकतें मत करना। वैसी मतलब कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। कहा सोने के लिए। दी मुझे नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मेरे साथ चुपचाप सो जाओ, वैसे आ जाएगी। वो आती है और आयशा कस के प्रीत के हाथ को पकड़ी हुई थी और वो फिर से वहीं पे सो जाते हैं। आयशा को नींद नहीं आती है, बस वो सो जाती है। अब भी उसकी हाथ प्रीत के हाथ में कस के हुई थी, पकड़ी हुई थी। देखते देखते वो रात बीत जाते हैं। सुबह जो युवराज बहुत बार कॉल करता है आयशा को, बात होती है थोड़ी। आयशा बोल देती कि अब से ना मुझसे कोई रास्ता मत रखना। तभी युवराज बोलते कि अब मैंने क्या किया है, नंबर चाहिए थे नंबर दे दिए वादे को तोड़ के, कि बहुत मतलब मेहरबानी कर लिया ना तूने मुझ पर, तेरा ये एहसान मैं अब ज़िंदगी भर याद रखूँगी। अब बस, और मैं आज ही जा रही हूँ। कि कब मतलब एकदम से हूँ कि आई भी एकदम से हूँ और अब जा भी रही हूँ, और अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। बाय युवराज। दोपहर की फ़्लाइट थी। ये लोग जैसे तैसे थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेती है। प्रीत नहीं खा पाती है पर कुछ फ्रूट्स वगैरह वो खा लेती है। उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। प्रीत की बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल, वो बहुत शांत हो चुकी थी। आयशा समझने की कोशिश कर ही रही थी कि ये सच में ठीक है या ठीक होने की दिखावा कर रही है। बहुत कंफ्यूज थी वो। और देखते देखते ये लोग प्लेन में जाके बैठ जाते हैं और प्लेन भी मुंबई के लिए उड़ान भर ही लेते हैं। एकदम से जो प्रीत है वो एक मैगज़ीन हाथ में लेके पढ़ने लगती है। बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थी उसकी। बहुत कंफ्यूज से खुद की सोच से लड़कर जो आयशा है वो थक जाती है और एकदम से वो डायरेक्ट पूछ लेती है कि प्रीत, आर यू रियली ओके, या तुम दिखावा कर रही हो? प्रीत एक मुस्कान के साथ आयशा की ओर देख के बोली कि दी क्या हुई है, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीत देखो, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, उतनी अगर चीज़ें सोचा जाए तो उस हिसाब से तुम ठीक नहीं हो। तो ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरे सामने। लेकिन प्रीत कोई जवाब नहीं देती। वो मैगज़ीन की ओर देखते हुए बस पढ़ रही थी। अब आयशा भी कुछ बोल नहीं पाती है और देखते देखते वक्त बीतने लगता है। ये लॉन्ग जर्नी भी आखिरकार मुंबई पहुंचते ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही मुंबई लैंड कर चुके थे ये लोग एक दिन बाद, वो शाम के वक्त थे जब ये लैंड कर चुके थे। और जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं, सामने एंजल एंजल के साथ साहिल के हाथ में एक फ्लावर के बुके थे। एक्चुअली एंजल को युवराज ने कुछ हिंट दे दिया था कि ये लोग निकल चुके थे और इतना भी बता चुके थे कि कल कब तक ये लोग पहुंच जाएंगे। उसी हिसाब से एंजल जो दिन में वो साहिल से जब हॉस्पिटल गई थी, बात वगैरह होती कि आज वो आ रही है, तो साहिल बड़ी एक्साइटेड, और वो बोलता है कि मैं भी चलूँगा। तो एंजल भी बोलती है ओके। ये दोनों आते हैं रिसीव करने के लिए। साहिल प्रीत को देख के बेहद खुश हो जाता है, उसकी फेस में जो स्माइल आ जाता है। ये स्माइल देख के एंजल एकदम से बोलती है कि देखो, अब भी मैं बोल रही हूँ, कुछ तो है, तुम मान नहीं रही हो या मानना नहीं चाहते हो। क्या चल रहा है जनाब? आजकल कुछ बदले बदले से हो। तभी साहिल बोलती कि अरे यार कुछ नहीं है, दोस्त आए हैं तो मतलब खुशी होगी ना, मतलब कितने दिन से मिले नहीं हम। बोलते कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, चलो मिल लेते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, एंजल जाती है और प्रीत को हक कर लेती है। प्रीत भी उसे हक करते बोलती कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची? बोलती कि अब क्या करें, तुम तो गई और हमें भूल गए, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ। तो अब तुमसे मिलने की कोई ना कोई ज़रिया तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी। तो पता चल गया अपने सोर्सेस से कि तुम आ रही हो। प्रीत कोई जवाब नहीं देती है, वो बोलती है अच्छा चलो अच्छी बात है, और तुम कैसे हो? तभी साहिल बोलती है कि बहुत बढ़िया हूँ, अब तो खुशी की कोई ठिकाना नहीं है।
तभी प्रीत बोलती है अच्छा ऐसा क्या हो गई है कि तुम्हारी खुशी दूने हो गए। बोलती है कुछ नहीं, बस तुम्हारी आने से खुशी मिल गई मुझे। ओके। तो वहाँ से एंजल आयशा से मिलती है। आयशा समझ चुकी थी कि युवराज से ही ये इन्फॉर्मेशन आया है, तो कुछ नहीं बोलती। वहाँ से ये लोग एकदम से, जो एंजल है वो कार लेके आई थी तो उसी कार पे ये लोग बैठते हैं। अब घर तक तो छोड़ेगी ज़रूर। वहाँ पे साहिल बैठता है, कुछ बातें वगैरह करता है, तो जो आयशा है वो भी नोट करती है कि साहिल जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रीत को घूर घूर के देख रहा था। इतनी घूर के देख रहा था जैसे हम सालों भर किसी से ना मिले और जब एकदम से वो सामने हुए ना, जिस तरह से उसे निहारते हैं बिल्कुल वैसे। पर उस वक्त उसकी दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी, बस वो नोट करती है, सोचती नहीं है कुछ। देखते देखते ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही जो एंजल वो भी आती है। साहिल उतर चुका था आधे रास्ते में ही, और वो प्रीत से पूछता भी है कि कल हॉस्पिटल में आओगे क्या। प्रीत डायरेक्ट बोल दी थी कि हाँ ज़रूर। तो खुश हो जाता है, बोलती कि ठीक है फिर कल मिलते हैं। वहाँ से वो चला जाता है। ये लोग घर आते हैं। घर आते ही प्रीत मिलती है आयशा की मॉम से। थोड़ी बहुत बातचीत होती है। एंजल भी रुकी हुई थी। आयशा जो है वो जाती है, फ्रेश होके आती है, तो देखती प्रीत और आयशा की मॉम बहुत सारे बात कर रही थी। प्रीत डिस्क्राइब कर रही थी कहाँ पे गई थी, क्या करी थी, और कितने शानदार वो जगह थे। और जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रही थी ना, थोड़ी क्षण के लिए, मतलब कुछ देर के लिए भी नहीं लगी कि वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ है। वो कितनी पेन में थी, कोई उसकी इस फेस को देख के तो बोल ही नहीं सकते। आयशा चुप हो जाती है, मन ही मन बोलती कि वाह, ये तो एक्टर्स को भी पीछे फेर देगी। सही है, एक हम ही है बेवकूफ़। और एकदम से बोलती कि बस बस, बहुत सुना लिए कहानियाँ, अब जाओ फ्रेश होके आओ। तो प्रीत चुप से उठती है और जाके फ्रेश वगैरह होती है। आयशा अपनी मॉम के सामने बैठ जाती, तो बोलती कि क्या हुआ, वो इतनी खुश और तुम इतनी मायूस। आयशा बोलती कि सीरियसली मम्मा, आपकी उसकी फेस को देख के पता नहीं चली। बोलती कि क्या पता चलनी है बेटा, कितनी खुश तो लग रही है वो। आयशा कुछ ही नहीं बोलती, मन ही मन बोलती कि बस मुझे ही नज़र आ रही है, किसी को नज़र नहीं आ रही है। वो जो खुशी है उसके, वो झूठी खुशी है, उसके पीछे दर्द छुपा है। उधर एंजल की कॉल आती तो एंजल आयशा से बात करके चली जाती है। ये लोग रात को डिनर वगैरह करती है। डिनर जैसे ही ख़त्म होता है, आयशा जो है, आयशा को प्रीत से बात करनी थी। तो प्रीत अपने कमरे में जा चुकी थी, वो कोई बुक रीड कर रही थी। तो आयशा जाते हैं, बोलती कि सो गई क्या तुम। फिर बोलती कि नहीं दी, मैं जगी हूँ, आइए। ठीक, ये सब क्या है, तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे कि कुछ हुई ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है कि दीप, क्या हुआ है, ये रियली कुछ हुई नहीं। ये दिखावा किस चीज़ के लिए प्रीत। बोलती कि दीप, पहली बात, मैं कोई दिखावा कर नहीं रही हूँ। आप शांत रहिए और सोचना बंद करिए। जब मैं सोचना बंद कर दी तो आप क्यों सोच रही हो। ओह सीरियसली, तुम सोचना बंद कर दी हो। अब क्या तुम उस फ्लैट में कभी नहीं जाओगी। अब क्या तुम जब भी उदास रहोगी या जब भी तुम टूटने लगोगी, तुम वहाँ पे जाके अपने आंसू नहीं बहाओगे। अब क्या तुम हर साल उसके बर्थडे पे मंदिर नहीं जाओगे। प्रीत हंसती और बोलती कि नहीं, मैं अब भी जब भी उदास होंगी, जब भी मैं अकेला महसूस करूँगी, मैं उसी फ्लैट में जाऊँगी, उसी कमरे में, और अपने आंसू बहाऊँगी। हर साल मैं उसी दिन मंदिर जाऊँगी, उनके लिए प्रार्थना करूँगी, उनके लिए चुनरी चढ़ाऊँगी। हर चीज़ सेम रहेगी दी। तो फिर ये दिखावा किस लिए कर रही हो। दी, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दिखावा नहीं कर रही हो ना। चलो, तुम्हारी एक ख्वाहिश थी कि तुम्हें उसको एक झलक देखनी थी, जबकि वो तुम देख चुके हो। अब आगे, अब आगे क्या, क्या सोची है तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर तो बन ही जाओगे, बन चुकी हो। इसके बाद तुम किसी भी हॉस्पिटल में बैठ सकती हो। आगे का क्या, ऐसे ज़िंदगी नहीं बिता सकते तुम प्रीत, कुछ तो सोचनी पड़ेगी ना। प्रीत आशा की हाथ को थामती और बोलती, आगे आप जो चाहो वो। आशा इस जवाब को समझ नहीं पाती, बोलती कि प्रीत, तुम्हारे क्या मतलब है। आप जो समझ रही हो मैंने वही बोली।
आगे आप जो सोचेंगी मेरे लिए वही होगी। अब आप डिसाइड करें कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस मुझे उस फ्लैट में जाने से रोकिए मत, मुझे मंदिर जाने से मत रोकिए। मैं जो करती हूँ मुझे करने देना, आपको जो सोचनी है आप सोचिए। और ये बोलते हुए वो एकदम से बेड पे जाते बोलती कि दी मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाती है। आयशा को समझ तो कुछ आ नहीं रही थी कि इसका मतलब क्या होती है। वो वहाँ से चुप से निकल जाती है कमरे से और जाके अपने कमरे में बैठ जाती। बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। और उसके बाद वो रात भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद से रेगुलर डेली बेसिस के जो रूटीन होते हैं वही शुरू होते हैं। रोज़ हॉस्पिटल जाना, घर आना बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी अब प्रीत। जैसे कि वो आज के दिन भूल चुकी है, जैसे वो सांझ से दोबारा मिली ही नहीं है, वो लंदन नहीं गई है। बिल्कुल वैसी ही उसका रिएक्शन थी। आयशा भी खुद शॉक थी इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और यही चीज़ चलते चलते 6 महीने बीत चुके थे। इस 6 महीनों में शायद प्रीत 10 से 15 बार गई होगी सांझ की फ्लैट में। और इस 6 महीनों में प्रीत भी खुद को काफ़ी अच्छे से समेट चुकी थी। अब ये दिखावे की थी या सच में, ये तो प्रीत ही जाने। और इसी दौरान जो साहिल थे उसके साथ थोड़ी बहुत अच्छी खासी बन चुकी थी प्रीत की। अब साहिल बहुत अच्छे लड़के थे, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते था प्रीत का। और साहिल को पता चल चुका था कि वो प्रीत को पसंद करता है। और इसका रियलाइजेशन जो है एंजल ही करती है। देखते देखते एक दिन जो आयशा है वो अपनी ऑफिस में काम कर रही थी। उसको थोड़ी बहुत लेट हो जाती तो घर फ़ोन करके कह चुकी थी कि मुझे आने में लेट हो जाएगी। प्रीत को भी पता थी। प्रीत जब कैंटीन में थी तभी आयशा की कॉल आई थी। उस वक्त प्रीत के साथ एंजल और साहिल दोनों थे। तो दोनों के सामने बात करती कि दी कोई बात नहीं, मैं घर चली जाऊंगी, आप आराम से काम ख़त्म करके आ जाइएगा, जितनी जल्द हो सके उतनी। और उसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल की चीज़ें ख़त्म होती है वो घर जाती है। आयशा की मॉम के साथ बात वगैरह करते हुए वो चीज़ें कर रही थी। लेकिन डिफरेंट तो तब होती है जब आयशा की ऑफिस में साहिल पहुंचता है। जैसे ही साहिल पहुंचता है, आयशा की वहाँ पे भी असिस्टेंट रखे हुए थे, वो एकदम से बोल पड़ते हैं कि मैम वो एक लड़का आया है आपसे मिलने के लिए। आयशा बोलती कि कौन लड़का? कि मैम वो बोल रहे हैं कि प्रीत के दोस्त है, हॉस्पिटल से आया है। क्या नाम बताया था? हाँ वो साहिल। जैसे ही साहिल बोलता है आयशा समझ जाती है, बोलती कि साहिल यहाँ पे, भेजो ज़रा अंदर। साहिल एकदम से आते हैं आयशा के सामने। पहले तो बहुत पोलाइटली उसे नमस्ते कहता है, बोलती हाथ जोड़ कर कि नमस्ते दी। नमस्ते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी वो दी कुछ बात करने हैं आपसे, तो मैंने सोचा कि सीधा आपसे बात कर लेते हैं। ओके फाइन, बैठो। वो बैठता है। और आयशा नोट कर रही थी कि काफ़ी मतलब सेंसिबल लड़का है, पोलाइटली बात करता है, उसके तौर तरीके बहुत अच्छे थे। और वो एकदम से बोलती कि दी वो अब मुझे आपसे कुछ बात करने थे, इमरजेंसी थे। तो ठीक ओके, बोलो क्या बात करने हैं? हॉस्पिटल में सब ठीक है? प्रीत के जुड़े हुए कोई बात? कि जी दीप, उससे ही जुड़े हुए कोई बात है। ओके बोलो। दी मैं प्रीत को पसंद करता हूँ, अब से नहीं, बहुत पहले से, 6 महीने हो गए। जैसे ये बोलते आयशा शॉक्ड होती कि व्हाट। तभी एकदम से जो साहिल खड़ा हो जाता है, बोलती कि दी गुस्सा मत होइए, प्लीज़ मुझे पहले बोलने दीजिए। तो आयशा चुप हो जाती है। तब जाके साहिल सारी चीज़ें बताते हैं कि ये बहुत पहले जब दोस्त थे तब उसे समझ नहीं आया था कि वो प्रीत को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे चीज़ों को जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा था आयशा बस सुन रही थी। साहिल में आयशा को एक केयरिंग पर्सन नज़र आती है। और वो चुप होके बस साहिल की बातें सुन रहा था। आखिर की वर्ड साहिल का ये था कि देव
मुझे लगता है कि उसके पास्ट के रिलेटिव कुछ चीज़ है जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। मैं उसको थोड़ी बहुत सहारा देना चाहता हूँ। तभी आयशा बोलती है कि उसको सहारे की कोई ज़रूरत है नहीं। नहीं दी, मेरा मतलब वो नहीं है, बस उसके साथ चलना चाहता हूँ, फिर चाहे सिचुएशन को कुछ भी हो। आयशा के पास एक पेन थी, उस पेन को वो घुमा रही थी, कुछ सोच रही थी और एकदम से वो खड़ी हो जाती है, बोलती है अच्छा तुम्हारा मानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो हदी, पर क्या तुम्हें पता है कि उसके बीते हुए कल क्या है? नहीं, ये सब तो नहीं पता, पर मुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जैसा भी हो, पर तुम्हें सुनना चाहिए। वो किसी से प्यार करती थी और वो शख्स उसे कुछ इस तरह से छोड़ के गई है जो वो पूरी तरह बिखर चुकी है। समेट तो ली है बस सबके नज़र में, बस अभी तक वो समझी नहीं है। वो दिखाती है कि वो खुश है पर वो खुश नहीं है, अंदर से वो टूटी हुई है। तो साहिल एकदम से बोलती कि दी मैं समेट लूँगा। आयशा हंसती है और बोलती है अच्छा, तो जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम जिससे प्यार करते हो वो शख्स किसी और से प्यार करती थी और वो शख्स एक लड़की थी, तो तब भी तुम कुछ सोचोगे आगे? साहिल थोड़ी चुप हो जाता है, वो देखिए क्या मतलब? सिंपल और साफ शब्दों में कही है मैंने। प्रीत जिससे प्यार करती थी वो एक लड़की थी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई जब वो लड़की ने प्रीत को छोड़ के चली गई है, उसके बाद से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तो तुम्हें क्या लगती है कि वो दोबारा किसी और के साथ जुड़ेगी? मुझे नहीं लगती। साहिल एकदम से खड़ा हो जाता है, बोले कि दी मायने ये नहीं लगता कि वो किससे प्यार करती थी या कोई शख्स थी। अब जब वो शख्स नहीं है तो क्यों उसके बीते हुए कल को लेकर सवाल करना? ये तो गलत बात है ना। मुझे उनके बीते हुए कल को कोई वो चीज़ है नहीं, मुझे उनका आगे वाला कल बनना है, मुझे उनका साथ देना है, मुझे उनके साथ चलना है और मैं कोशिश करूँगा कि उनके बीते हुए पल को भुलाना। तभी एकदम से आयशा हंसते हुए बोली आसान नहीं है ना, ये जो तुम बोल रहे हो ये केवल बातों ही में अच्छे लगते हैं, ये हकीकत में नहीं हो सकते, क्योंकि आसान नहीं होते किसी को इस तरह से भुला पाना जबकि वो पहली मोहब्बत हो। पर दी मेरा मानना है कि हम पुराने यादों को अगर मिटाना चाहे, यादें कभी मिटते नहीं है, बस उनमें नई तरीके से यादें जुड़ो। पुराने यादें धुंधले पड़ जाते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगा ना कि मैं नई तरीके से चीज़ों को शुरुआत करूँ। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं उसके साथ हर पल हर जगह खड़ा रहूँगा। जब जब वो गिरेगी मैं उसे संभाल के उठाऊँगा, मैं उसे गिरने नहीं दूँगा और ना ही आँखों में आंसू आने दूँगा। क्या आप एक बार मुझे मौका देना चाहोगे? आयशा कुछ नहीं बोलती, वो बस ये बोल देती है कि फिर कभी बात करेंगे, मुझे अभी घर जानी है, बहुत लेट हो चुके हैं। साहिल वहाँ से बस चुप से निकल जाता है। आयशा घर के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी में वो बहुत चीज़ें सोच रही थी। साहिल ने जिस तरह से चीज़ों को बताया है कहीं ना कहीं वो भी तो सही है। और आयशा अगर प्रीत के बारे में सोचे तो प्रीत को अपनी ज़िंदगी में किसी को तो मौका देनी चाहिए उसकी ज़िंदगी संवरने के लिए। अगर ऐसी वो रहेगी तो वो सबके सामने दिखावे के लिए खुश तो रहेगी पर अंदर से कभी खुश नहीं है, ये बात आयशा को भी पता है। अब चीज़ों को कैसे ठीक करना है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो घर पहुंचती है। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।
टेक केयर ऑल।